तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर रेंट ट्रास्क स्वाम्प नाम की एक जगह पर आया हुआ होता है ताकि वो ड्रैगन ब्लड नाम के एक फ्लावर को ढूंढ सके और वो उसे मिल भी जाते हैं। तभी वहां पर एक और आदमी भी आ जाता है जो आकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई और होगा। रेंट उससे पूछता है क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो? वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जिस पर रेंट कहता है कि ट्रास्क स्वाम्प कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई मामूली आदमी अकेले आ जाए। वो आदमी कहता है इसका मतलब यही है कि तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो। फिर वो आदमी बताता है कि यहाँ के पॉइजन को नलीफाई करने के लिए मेरे पास एक मैजिक एटम है और ट्रास्क मेरा पीछा ना करे इस वजह से मेरे पास होली वाटर भी है और इस जगह को ढूंढने के लिए मेरे पास एक मैप भी है। मैं यहाँ ड्रैगन ब्लडेड फ्लावर को ढूंढने के लिए आया था, तो क्या मैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स को ले सकता हूँ? रैंड कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आदमी उन फ्लावर्स को लेने के लिए आगे चला जाता है और रैंड सोचता है कि मैं इस दुनिया में अकेला अब नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। इसके बाद वो भी उन फ्लावर्स को तोड़ने लगता है। रैंड उस आदमी से पूछता है क्या तुम्हें सिर्फ ये फ्लावर्स ही चाहिए? वो आदमी कहता है हाँ, दरअसल मेरी मिस्ट्रेस ने मुझे ये फ्लावर्स लाने का कहा है। इन फ्लावर्स से जो दवाई बनती है उसका असर थोड़ी देर ही रहता है, मगर हम इन फ्लावर्स को अपनी जगह पर नहीं उगा सकते। रेंट कहता है पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम्हारी मिस्ट्रेस काफी ज्यादा बीमार है? वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर रेंट कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं दुआ करता हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। इस बात पर वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं और मेरी मिस्ट्रेस काफी ज्यादा खुशकिस्मत है कि मैं आपसे मिला। जो बात रेंट को भी थोड़ी अजीब लगती है। वो आदमी कहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि हमें ड्रैगन ब्लड फ्लावर लाकर देता रहे। तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम हमारा ये काम तो कर ही सकते हो। रेंट उसे बताता है कि मेरा नाम रेंट वीविया है और मैं एक प्रोन क्लास का एडवेंचरर हूँ। जो सुनकर वो आदमी थोड़ी हैरानगी से पूछता है क्या सिर्फ एक प्रोन क्लास का एडवेंचरर? रेंट उसे कहता है क्या ये जानने के बाद तुम्हारा इरादा तब्दील हो गया है? मगर वो आदमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारी प्राइस और कंडीशन के मुताबिक हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो। रैंड कहता है मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम इजाक हर्ट है और मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस से तब मिलवाऊंगा जब हमारे दरमियान सारी अरेंजमेंट हो जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है और रैंड उस जगह से बाहर आ जाता है और जो आदमी उसे बग्गी में बिठाकर वहाँ ले गया था वो भी उसके सही सलामत वापस आने पर थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि बहुत कम लोग ही वहाँ से वापस आ पाते हैं। अब उस आदमी को शक ना हो इस वजह से रैंड उस आदमी से कहता है कि मैंने जो मास्क पहन रखा है इसके जरिए मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाता हूँ। असल में तो मैं एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर हूँ। जो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो अगली दफा भी मुझे हायर जरूर करना, मैं तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। इसके बाद रैंड एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर शीला उसको वेलकम करती है, मगर रैंड उसके सामने एक बहुत बड़ा बैग रखते हुए कहता है कि मुझे ये मैजिक बैग वापस लौटाना है और मुझे एक कसाई भी चाहिए। शीला पूछती है कि आखिर तुम्हें एक कसाई क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने एक ट्रास को मार दिया है? मगर रैंड उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप रहने का इशारा करता है कि कहीं दूसरे लोगों को इस बारे में ना पता चल जाए। इसके बाद शीला उसे एक कसाई के पास ले जाने लगती है जहाँ रैंड अपने मन में सोचते हुए बताता है कि मॉन्स्टर कोई मैजिक स्टोन्स ड्रॉप नहीं करते, लेकिन उनकी बॉडी पार्ट से मटेरियल्स हासिल किए जा सकते हैं। और जब मैं अपने गांव में हंटर था तो तब मैंने बेसिक लेवल पर ये काम सीखा हुआ था, लेकिन जो काम मैं नहीं कर सकता था उसके लिए मैं एक स्पेशलिस्ट को ही हायर किया करता था। इसके बाद शीला रैंड को डारियो नाम के एक आदमी के पास ले आती है जो कि शीला को वहाँ पर देखकर उसे ग्रीट करता है। शीला डारियो को बताती है कि रैंड के पास एक ट्रास्क नामी मॉन्स्टर की बॉडी है। जो सुनकर डारियो भी थोड़ा हैरान होता है और वो उन दोनों को एक बड़े से तय खाने में ले आता है जो जगह शायद जहरीली थी, इस वजह से उन लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। डारियो रैंड को उस ट्रास्क की बॉडी को वहाँ पर निकालने का कहता है और रैंड भी ऐसा ही करता है। डारियो उसे देखकर कहता है कि ये वाकई काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी शेप भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके शेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। रैंड उससे पूछता है क्या ये कोई रेयर बात है? डारियो कहता है हाँ बिल्कुल, लोग अक्सर लड़ते हुए उसके शेल को तोड़ देते हैं और तुमने जरूर इसे सिर्फ एक ही सिंगल हिट में हरा दिया होगा। जो जानकर शीला भी थोड़ी हैरान होती है। रैंड कहता है कि मेरे पास एक से ज्यादा हिट करने का टाइम नहीं था। डारियो कहता है कि अब इतने भी मत बनो, मैंने आज तक इतनी अच्छी क्वालिटी वाली ट्रास्क की बॉडी नहीं देखी। रैंड उससे पूछता है क्या इसकी कीमत ज्यादा होगी? डारियो हाँ में जवाब देता है। रैंड उससे पूछता है क्या तुम इस काम को संभाल लोगे? डारियो कहता है हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद रात के टाइम शीला और रैंड आपस में बात करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ शीला उससे कहती है कि अब तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अब तो तुम एक बड़े से ट्रास को भी अकेले हरा सकते हो। रैंड कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? शीला कहती है हाँ, तुम जरूर एक सिल्वर क्लास के एडवेंचर जितने ही स्ट्रॉन्ग होगे। रैंड एक जगह पर खड़ा होकर सोचता है कि मैं वाकई खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग कहना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो सोचता है कि इजाक कोई एडवेंचरर नहीं है, लेकिन वो भी कम से कम सिल्वर या गोल्ड क्लास जितना स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। मैं बस अपने अनडेड होने का फायदा उठा रहा हूँ और ये स्ट्रेंथ मुझे मॉन्स्टर बनने के बाद ही मिली है।
है। बेशक मैं दोबारा एक इंसान ही बनना चाहता हूँ, लेकिन इस पावर के बिना मैं वही बन जाऊंगा जो मैं पहले हुआ करता था। मैंने 10 साल बिना टैलेंट के गुजारे हैं, यहाँ तक कि मैं रोजाना ही प्रैक्टिस किया करता था। क्या मुझे दोबारा वैसा ही बन जाना चाहिए या एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बनना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है और रेंट दोबारा से उस ऑर्फन पर आ जाता है और एक बार फिर से रेंट कुंडी खड़काते हुए उसे तोड़ देता है, मगर रेंट इस बार घबराता नहीं है और उसे दोबारा से स्लाइम फ्लूइड से जोड़ देता है। तभी उसके पीछे एलिस आ जाती है और रेंट उसे बताता है, तुमने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर लिया। जो जानकर एलिस हैरानगी से कहती है, क्या इतनी जल्दी? इसके बाद रेंट एलिस को वो ड्रैगन ब्लड फ्लावर दे देता है, जो पाकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। एलिस के साथ एक और आदमी भी बैठा हुआ होता है और वो भी कहता है कि मैंने कभी भी इसको इतनी बेहतरीन हालत में नहीं देखा। रेंट कहता है, क्या ऐसी बात है? जो लोग भी ट्रास्क स्वाम्प पे जाते होंगे वो जरूर हाई रैंक के एडवेंचरर ही होंगे और वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हर्ब्स को कैसे कलेक्ट करना है। वो आदमी कहता है कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से लोगों को वो काम ठीक से करने का टाइम मिलता ही नहीं है। कभी कभार तो ट्रास्क भी आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक और आदमी भी बैठा हुआ था जो रेंट से कहता है कि तुम जरूर एक पावरफुल एडवेंचरर होगे। इसके बाद वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका नाम इम्बर्टो है और वो एक हीलर है। वहाँ बैठा दूसरा आदमी भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका नाम नॉर्मन है और वो एक हर्बलिस्ट है और वो कहता है कि मैं इसे एक ऐसी मेडिसिन बना सकता हूँ जो कि मेलाक्यूमुला डिजीज को काफी जल्दी ही खत्म कर देगी। और वो साथ में इली से ये भी पूछता है कि अगर इसमें से कुछ बच जाए तो क्या मैं वो रख सकता हूँ? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिसे इस चीज की जरूरत है। एलिस कहती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी रेंट पूछता है, क्या तुम्हें ये और भी चाहिए? वो दोनों आदमी हाँ में जवाब देते हैं तो रेंट उनको काफी सारे ड्रैगन ब्लड फ्लावर दे देता है और वो साथ में ये भी कहता है कि आपको मुझे इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज का इस्तेमाल अच्छे से करना। जो देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इम्बर्टो कहता है, क्या तुम श्योर हो? इस चीज की कीमत काफी ज्यादा होगी। रेंट कहता है कि लोगों की मदद करना काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पर नॉर्मन उसका शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि मैं इसके जरिए काफी सारे लोगों की जान बचा सकता हूँ। इम्बर्टो कहता है कि हम अभी तो तुम्हें इस चीज के लिए पे नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। इसके बाद एलिस रेंट को वो सर्टिफिकेट दे देती है जो कि इस बात को कंफर्म करेगा कि रेंट ने उसकी दी गई जॉब कंप्लीट कर दी और वो रेंट को उसकी मदद करने का शुक्रिया भी कहती है। वो कहती है कि मैं खुद एडवेंचरर बनकर ये जॉब करने वाली थी। रेंट कहता है कि अब तुम्हें एडवेंचरर बनने की जरूरत नहीं है। एलिस कहती है, दरअसल मैं वाकई में एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ और मैं आपके जैसे एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ, एक ऐसा एडवेंचरर जो कि दूसरे लोगों की मदद करता है। आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसका बदला चुकाने के लिए आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं कह सकती। जिस पर रेंट कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे मदद मांगने के लिए जरूर आऊंगा। जो सुनकर एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रेंट का चूहा भी उसके पास आ जाता है। रेंट एलिस से कहता है, तुम ही ने कहा था ना कि बेसमेंट में कुछ छोटे मॉन्स्टर अपेयर हो रहे हैं, मगर अब एल्डन यानी कि उस चूहे के साथ ही उन मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे। जिस पर एलिस एल्डन को भी शुक्रिया कहती है और वो कहती है, काश जब मैं एडवेंचरर बन जाऊं तब मैं भी एक मॉन्स्टर को टेम कर लूं। रेंट कहता है कि अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहती हो तो तुम्हें अभी से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए और जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास माना है तो तुम्हें मैजिक भी सीखना चाहिए। एलिस इस पर खुश तो होती है लेकिन वो कहती है कि मेरे पास इस चीज को पे करने के लिए पैसे नहीं है। रेंट कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो कि तुम्हारी इस काम में मदद कर देगा। मगर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, आपने मेरी पहले ही काफी ज्यादा मदद कर दी है। रेंट कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे बिना इंटरेस्ट के उधार पर दे सकता हूँ और जब तुम एक एडवेंचरर बन जाओ तो तुम मेरे पैसे वापस लौटा देना। जिस पर एलिस थोड़ा सोचती है और वो कहती है कि मैं आपको आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ ही लौटाऊंगी और रेंट भी इस बात के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रेंट लोरेन को भी इन सब बातों के बारे में बता देता है, जहाँ लोरेल कहती है कि मुझे उस लड़की को ट्रेनिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सा टाइम होता है जब मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, जैसा कि तुमने उस लड़की को बताया था। यहाँ पर लोरेल दरअसल रेंट को तंज मार रही थी क्योंकि रेंट ने लोरेन को एक तरह से फारिग इंसान कहा था। रेंट बात संभालते हुए कहता है कि मेरा मतलब था जब तुम फ्री हो। लोरेन कहती है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए, तुम नहीं जानते कि वो छोटी लड़की इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी। रेंट कहता है, तुम्हारा मुझे इस बारे में बताने का शुक्रिया, लेकिन मैं यंग लड़कियों से कम ही बात किया करता हूँ। मगर लोरेन उसे कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम एक यंग लड़की को काफी अच्छे से जानते हो। यहाँ पर दरअसल वो अपनी बात कर रही थी मगर रेंट उसकी वो बात नहीं समझता। जिस पर लोरेन गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे अभी ही याद आया कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल बनाया है, और वो उस स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है, देखते हैं कि तुम्हारे अनडेड की बॉडी इसको कितने हद तक झेल सकती है। अब लोरेन को इतने गुस्से में देखकर रेंट को भी समझ आ जाती है कि लोरेन का असल मतलब किससे था, और वो घबराते हुए लोरेन से कहता है कि तुम भी काफी ज्यादा जवान हो, और वो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसकी काफी ज्यादा तारीफ
तारीफ करने लगता है। वो कहता है तुम्हारी स्किन ऐसी है जैसे जलती हुई बर्फ हो, और तुम्हारा कमाल का फिगर, और तुम्हारा चेहरा तो इतना खूबसूरत है कि पानी की परियां जिन्हें गॉडेसेस ऑफ ब्यूटी ने खुद बनाया है वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाएं। तुमसे जवान और खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कसम से एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। अब उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लोरेन भी कहती है कि आखिर तुमने ये सब बातें कहाँ से सीखी हैं? अब ये मत कहना कि तुम जिस भी लड़की से मिलते हो उसे यही सब बातें ही कहते हो। रैंड कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें ये बात इसलिए कही है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर लोरेन आखिरकार पिघल ही जाती है और वो उसे कहती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? रैंड हाँ में जवाब देता है तो वो कहती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और वो अपने आप को एक जगह आईने में देखते हुए कहती है लगता है शायद वो सही कह रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर आइडल यानी रैंड का चूहा घोड़े बेचकर सो रहा होता है। दूसरी तरफ रैंड कहीं पर जाते हुए सोचता है कि मैं एक मास्टर हूँ फिर भी मुझे ही क्यों काम करना पड़ रहा है, और वो एडवेंचर गिल्ड आ जाता है जहाँ शीला उसी के आने का ही इंतजार कर रही थी और वो उसे बात करने के लिए एक जगह पर ले जाती है जहाँ वो उससे पूछती है क्या तुम लैटूर हाउस होल्ड से किसी को जानते हो? मगर रैंड को इस बारे में नहीं पता होता। शीला उसे एक लेटर देते हुए बताती है उन्होंने दरअसल तुम्हें एक जॉब रिक्वेस्ट भेजी है। जो देखकर रैंड कहता है ये जरूर इजाक की तरफ से ही होगा। जो सुनकर शीला कहती है तो यानी कि तुम इस बारे में जानते हो? रैंड कहता है ऐसा नहीं है, मैंने बस गैस किया कि जिस इंसान को मैं जानता हूँ वो जरूर लैटोर हाउस होल्ड का सर्वेंट होगा। और वो शीला से पूछता है क्या ये फैमिली काफी ज्यादा मशहूर है? अगर मैं ठीक से सोचूं तो मैं मार्ट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। शीला कहती है मैं इस बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। वो कोई नोबल फैमिली तो नहीं है लेकिन उनका हाउस होल्ड काफी ज्यादा पुराना है और उनका मार्ट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और मैं जिस लेवल पर हूँ मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। रैंड कहता है तो यानी कि वो काफी ज्यादा सीक्रेट फैमिली है। शीला बताती है कि बहुत सी जनरेशन से हमें गिल्ड मास्टर काफी केयरफुली इस बारे में बताते हैं कि कभी भी लेटोर हाउस होल्ड को ऑफेंड नहीं करना। और वो रैंड से कहती है कि अगर तुम मार्ट में रहते हो तो तुम लेटोर हाउस होल्ड की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। रैंड कहता है कि मैं उनकी जॉब को रिफ्यूज नहीं करूंगा। इस बात पर शीला उसकी फिक्र करने लगती है। रैंड भी सोचता है कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो वो मुझे मार देंगे। शीला कहती है कि ये काम मुश्किल हो सकता है मगर रैंड कहता है ऐसी बात नहीं है। जब मैं इजाक से मिला था तो उसे मेरे हुलिये से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो शायद मुझे जॉब रिक्वेस्ट ना देता। जो सुनकर शीला उसकी बात मान जाती है और वो कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम इस बारे में जरूर बताना। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ऑर्फन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों आदमी मिस लिलियन को बता देते हैं कि आपको एक मेलाक्यूमुला नाम की डिजीज है। जो सुनकर मिस लिलियन कहती हैं अगर ऐसी बात है तो मैं चर्च से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस ऑर्फन की देखभाल करने के लिए किसी और को भेज दे। मगर नॉर्मन कहता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है और वो उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर से बनाई गई मेडिसिन देते हुए कहता है कि अगर आप रोजाना एक पिल खाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। जो देखकर मिस लिलियन पहले थोड़ा सा हैरान तो होती है फिर वो तो मैं चर्च से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस ऑर्फन की देखभाल करने के लिए किसी और को भेज दे। मगर नॉर्मन कहता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है और वो उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर से बनाई गई मेडिसिन देते हुए कहता है कि अगर आप रोजाना एक पिल खाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। जो देखकर मिस लिलियन पहले थोड़ा सा हैरान तो होती है फिर वो कहती है कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तभी एलिस उन्हें गले से लगाते हुए कहती है कि आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वो रोते हुए उनसे कहती है कि बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मिस लिलियन एबर्टो से पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फ्लावर को तुम लेकर आए हो? एबर्टो बताता है कि ये काम करने के लिए हमने एक एडवेंचरर को हायर किया था और उसने ये काम करने के लिए हमसे ज्यादा पैसे नहीं लिए। जो सुनकर मिस लिलियन समझ जाती है कि ये वही आदमी होगा जो कि उस दिन हमसे मिलने के लिए आया था। सीन शिफ्ट होता है और हम रैंड को देखते हैं जो कि लेटोर हाउस होल्ड के पास पहुंच गया था और वो वहाँ के गार्ड से पूछता है क्या इजाक अंदर है? वो गार्ड कहता है हाँ वो मेंशन में है तो तुम अंदर जा सकते हो। रैंड कहता है लेकिन ये रास्ता तो एक भूल भुलैया की तरह लग रहा है। वो गार्ड कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अपना ख्याल रखना। रैंड कहता है अगर मैं एक जॉब रिक्वेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ तब भी मुझे इसी रास्ते से जाना होगा? वो गार्ड हाँ में जवाब देता है। रैंड उससे कहता है अगर तुम्हारे पास मैप है तो मुझे उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? मगर वो गार्ड कहता है कि हमारे पास कोई भी मैप नहीं है, ये गार्डन एक स्पेशल मैजिक आइटम के जरिए बनाया गया है, इस वजह से ये अपना रास्ता तब्दील करता रहता है। जो सुनकर रैंड हैरानगी से पूछता है क्या इस तरह का मैजिक आइटम एग्जिस्ट भी करता है? वो गार्ड बताता है कि लेटोर फैमिली हमेशा ही मैजिक आइटम कलेक्ट करते रहते हैं और ये आइटम भी उनकी कलेक्शन का एक हिस्सा है। रैंड कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं कि उनकी हॉबी के चक्कर में मुझे कुर्बान होना पड़े। वो गार्ड कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ऐसा करने पर तुम्हें एक रिवार्ड भी मिलेगा? वो गार्ड बताता है कि जो भी इस भूल भुलैया को पार करके मेंशन तक पहुंच जाएगा उसे हाउस होल्ड की तरफ से मैजिक आइटम दिया जाएगा। रैंड कहता है क्या सच में? वो गार्ड कहता है हाँ, भूल भुलैया का दरवाजा कभी कभार ही खुला होता है। रैंड कहता है आपका मुझे इस बारे में बताने का शुक्रिया। फिर वो उस गार्ड से कहता है कि आपने भी ये मेज तो कंप्लीट की ही होगी, तो क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? वो गार्ड कहता है कि मैं
तो मैं सिर्फ एक हिंट ही दे सकता हूँ कि रास्ते में सूरज तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो सुनकर रेंट उस गार्ड को शुक्रिया कहता है और वो अंदर चला जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि वो मुझे एक मैजिक एटम देंगे, तो मैं इस चीज को ट्राई तो करूंगा ही। मेरा मास्क भी एक मैजिकल एटम ही है और अगर मैं इसे नॉर्मली खरीदता तो मुझे ये काफी ज्यादा महंगा पड़ता, और अगर इस वजह से मुझे एक पावरफुल मैजिक एटम मिल जाता है तो ये एक अच्छी बात है। और अगर मुझे एक मिथ्रियल क्लास का एडवेंचरर बनना है तो मुझे पैसों और इक्विपमेंट्स की जरूरत तो होगी ही। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर यूं ही घूमने के बाद वो अपने मैप वाले मैजिक एटम को यूज करने के बारे में सोचता है, मगर वो मैप भी वहाँ पर काम नहीं करता। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं नक्शा अपने दिमाग में ही बना लूंगा, मगर वो एक ही जगह पर बार बार घूमने लगता है और आखिर में कहता है मैं तो पूरी तरीके से गुम हो चुका हूँ। होशियार बन रहा था ना, ले फिर अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस्त।